हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 15 मार्च और आपकी एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को देख कर जाएगा 100% आने वाली शिफ्ट में आप अच्छा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, नासा के द्वारा या रॉसकॉसमॉस के द्वारा? तो आपको याद करके रखना है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, डीआरडीओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। और इसके वर्तमान में दोस्तों हेड कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर कामत इसके वर्तमान में हेड हैं। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसके अलावा बात करते हैं इसरो। इसरो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा इसके हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। और दोस्तों ये नासा कहाँ की एजेंसी है? तो आपको याद होगा अमेरिका की एजेंसी है। और आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको भी आप याद कर लें। रॉसकॉसमॉस ये कहाँ की एजेंसी है? रूस की। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ, जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल को दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आपको याद करके रखना है उड़ीसा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। किसको? अग्नि 5 मिसाइल को। अब दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? मोरमुगांव आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मोरमुगांव क्या है? तो आपको दोस्तों याद रखना है P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र है ये, यानी कि दोस्तों स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक है मोरमुगांव। और दोस्तों इसको नोट करके रखिएगा, इसको राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और दोस्तों ये कहाँ पर किया गया था? गोवा के अंदर। इसको भी आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक में से दूसरा विध्वंसक को नौसेना में शामिल किया गया है, इसको भी आप थोड़ा याद कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि यूएस ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा? इस सवाल को मैंने कई बार आपको नोट कराया, आज आपसे युवा हुप पूछा गया सवाल है। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज या नोवाक जोकोविक? तो आपको याद करके रखना है यूएस ओपन 2022 इसका विजेता कौन बना था? कार्लोस अल्कराज। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं साल में टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जिसमें से आपसे यूएस ओपन वाला पूछा गया है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राफेल नडाल को लेकर, इन्होंने क्या क्या जीता था? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये किसके द्वारा जीता गया? तो आपको याद रखना राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल, लगभग 22 ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा है नोवाक जोकोविक, इन्होंने क्या जीता? विंबलडन ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? नोवाक जोकोविक। और अभी कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? रोजर फेडरर। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों ये तो हो गए इसके पुरुष विजेता, लेकिन महिला विजेता भी आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता कौन है? एशले बार्टी, ये दोस्तों महिला विजेता है। फ्रेंच ओपन की महिला विजेता कौन है? ईगा स्वेटेग। और विंबलडन ओपन की दोस्तों कौन है? तो आपको याद रखना है एलिना रिवाकीना। और ये कहाँ की रहने वाली है? कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। और यूएस ओपन 2022 इसमें महिला वर्ग का विजेता कौन बना था? ये ईगा स्वेटेग। इन्होंने दोस्तों कौन सा जीता है? यूएस ओपन। इसको भी आप नोट करें, ये 8 सवाल आपको याद होने चाहिए, कोई ना कोई सवाल आपकी आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपकी परीक्षा में पूछा गया। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन उपराष्ट्रपति से दोस्तों आपको जो भी पूछा गया होगा वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किस आर्टिकल में है तो आपको याद रखना है आर्टिकल 64। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन में दोस्तों क्या देके रखा हुआ है, अनुच्छेद 60। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है, आर्टिकल 60 के अंदर है। और दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग किसके अंदर है, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर है तो आपको याद रखना है आर्टिकल 61 के अंदर है। और दोस्तों राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, इसको भी आप याद रखें। और इसके अलावा अनुच्छेद 63, इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी आप नोट कर लें। यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 63। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष, इसको भी आप ध्यान रखें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ। यानी कि दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। सोनू निगम, आशा पारेख, रजनीकांत, कुमार सानू। तो आप सबको पता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है, आशा पारेख को दिया गया है। कौन से क्रम का था, ये 52वां दादा साहेब था। और दोस्तों रजनीकांत को कौन से मिला है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसको भी आप नोट कर लें। ये प्रश्न भी आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिए गए। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें, 100% आने वाली शिफ्टों में आपको यहां से सवाल देखने को मिलने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। यानी कि दोस्तों हिंदी से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया है आज की परीक्षा में। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 165। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसमें किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 324, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, दोस्तों निर्वाचन आयोग ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 354। और वर्तमान में दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी हैं, इसको भी आप नोट कर लें। अनुच्छेद 315 ये किससे संबंधित है, ये यूपीएससी से संबंधित है, यानी कि सिविल सेवा से संबंधित है। बात करते हैं अनुच्छेद 165, ये दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। महाधिवक्ता यानी कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महाधिवक्ता। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये दोस्तों गवर्नर के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है कौन, महाधिवक्ता। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों भारत का महान्यायवादी, इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 76। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी, इसको भी आप लिख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि वैक्यूम ट्यूब का निर्माण, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। ये दोस्तों कंप्यूटर का सवाल है, आपसे पूछा गया है आपकी परीक्षा में, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में कि चौथी पीढ़ी में। तो आपको नोट करके रखना है वैक्यूम ट्यूब, इसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी में किया गया था। आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण पीढ़ियाँ होती हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तो आपको याद करके रखना है कि किस पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पीढ़ी में प्रथम उच्च स्तरीय भाषा के रूप में फोर्ट्रॉन और कोबोल नामक भाषाओं का विकास किया गया, तो आपको याद रखना है सेकंड पीढ़ी में। कौन सी दोस्तों भाषाएं हैं, फोर्ट्रॉन और कोबल, ये दोस्तों इन उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इनका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, ये दूसरी पीढ़ी में किया गया था। इसको आप ध्यान करके रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेटेड सर्किट, दोस्तों कौन सी दोस्तों,
इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो आपको याद करके रखना है, ये थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों आपको बता दें, उच्च स्तरीय भाषा का विस्तृत रूप से प्रयोग प्रारंभ किस दोस्तों पीढ़ी में हुआ था? ये तीसरी पीढ़ी में हुआ था। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों चौथी पीढ़ी, इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ था? तो आपको याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। किसमें दोस्तों? चौथी पीढ़ी के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने आपको नोट करा दिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में कौन सा पदक जीता? बहुत ही पुरानी करंट अफेयर पूछी गई थी आपकी परीक्षा के अंदर, यानी कि साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। आप देख सकते हैं कहाँ से प्रश्न आपसे बना है, तो आपको याद रखना है उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर ओलंपिक की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 32वां क्रम का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो आपको पता है टोक्यो में हुआ था। 33वें क्रम का ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो आपको याद करके रखना है, पेरिस फ्रांस में होगा। और 34वें क्रम का ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो आपको याद रखना है, लॉस एंजल्स में हुआ है। और 35वें क्रम का दोस्तों कहाँ पर होगा? तो ये भी आप लिख लें, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, इसको भी आप लिख लें। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए, इनको आप नोट कर लें। ये 100% आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप ये मान के चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपकी परीक्षा में आ रहे हैं जीके जीएस करंट के, जो आपको नहीं अटेम्प्ट करने, उसको आपको स्किप करना है। कहीं से भी सवाल उठा के आपसे पूछ लिया जा रहा है, तो दोस्तों आपको बहुत सावधानी के साथ अपना पेपर हल करना है। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बहुत सिंपल, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं बिना सिर पैर के, वो कहीं से भी उठाकर आपसे पूछ ले रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस पर रिस्क नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।